अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं जेंडर स्टडीज़ SOC 403 का लेक्चर नंबर 36। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चले जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 36 से आपके पास वुमेन रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2। टॉपिक 153 है आपके पास वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। जब हम वुमेन की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो हम देखते हैं कि वुमेन जो है वो काम कर रही है नेशनल और प्रोविजनल लेवल पर। ये एक और आपके पास लेवल है जिसमें वुमेन जो होती है वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रही होती है। लाइक ऐसा होता है कि ये जो एक पॉइंट है, एक लेवल है जो कि निगलेक्टेड रहता है हमेशा। इसमें जो लोकल गवर्नमेंट हम लेके आते हैं, लाइक इसमें हम अगर देखें ना कि एक जनरल परसेप्शन है कि जो औरत है वो रिप्रेजेंट करती है असेंबली के अंदर ऑन अ रिजर्व सीट। तो उसके होता है कि बिहार पे होता है कि वो ग्रास रूट लेवल नहीं है उसके पास डायरेक्ट लिंक नहीं है वुमेन का हर लेवल के ऊपर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो हमें पता चला कि जो वर्कर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोकल लेवल पे वर्क करती हैं। उन्हें पता होता है कि लोकल इश्यूज़ क्या हैं, नीड्स क्या हैं। बट अनफॉर्चुनेटली होता है इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं वो टॉप लेवल के तरफ नहीं पहुंच सकते, सो वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए ना, तो उसने एक नया लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कराया 2001 के अंदर। एक नया आइन लेकर आई, एक नया ऑर्डिनेंस लेके आई, जिसमें उसने बात की कि 33% जो रिजर्व सीट हैं वो औरतों के लिए हैं। और ये इन ऑल 3 टायर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लाइक ये तीनों आपके हाउसेस के अंदर होंगी। डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन कौंसिल में रिजर्व सीट्स थी औरतों के लिए 33%। फिर जी हमारे पास आता है टॉपिक 154, अचीवमेंट ऑफ वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं 1958 से ऑनवर्ड की, तो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था लोकल गवर्नमेंट को। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट फिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं थी औरतों को लेके, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कोटा इंक्रीज़ होता रहा वैसे वैसे औरतों के लिए कोटा इंट्रोड्यूस कराया गया था और लेटर ऑन उसे इन्हांस कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो 36,000 डायरेक्टली जो इलेक्ट होती हैं वुमेंस, वो यूनियन कौंसिल्स के तौर पे हो रही होती हैं। लाइक इसमें 2001 से 2002 की रिसर्च थी। 24,000 था जी 2005 के अंदर। अब इसका बेनिफिट्स क्या हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के? जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो सीट बेड्स होते हैं, लाइक वो नर्सरीज हैं अपकमिंग पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। वुमेन काउंसिल जो होती हैं वो एक स्टेज है जिसमें हम देखते हैं कि वो मेंबर बनती हैं असेंबली की, वो एक और अनदर स्टेज है। फिर हमें पता चला कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को। अब ये जो औरतें हैं ये मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से आ रही होती हैं। लेस एजुकेटेड वुमेन जो हैं वो भी लीडर बन जाती हैं अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर। मोर यंग पीपल या मोर यंग वुमेन कम फॉरवर्ड। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हाउस वाइफ भी इसमें आ जाती हैं। अब इन सारी चीज़ों के अंदर कुछ बैरियर भी थे। देखिए एक माइंड सेट, एक पर्टिकुलर माइंड सेट आपके पास सेट है कि वुमेन कैसे लीडर हो सकती है। एक और आपके पास जो टिपिकल बिलीफ है कि जो वुमेन अगर लीडर है तो क्या वो अच्छी लीडर साबित होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे डायनामिक्स हमें मिलते हैं जिनमें वुमेन वर्कर्स जो थी उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया ताकि वो हायर लेवल तक पहुंच सकें और वो अपनी पार्टी के अंदर एक अफेक्टिव लेवल हासिल कर सकें। पार्टी प्रेजेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो जेंडर की तरफ होती है। लाइक उसमें हम कैपेबिलिटी को नहीं देखते, हम सिर्फ पर जेंडर बेस चलते हैं। वुमेन के जो इनएक्सपीरियंस वुमेन होती हैं वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हर्डल होता है उनके पास, मतलब उनके पास मुश्किल से वो अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करती हैं ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। 156 से आपके पास बिलीफ अबाउट वुमेन रोल इन पॉलिटिक्स। टिपिकल बिलीफ होता है जी वुमेन का कि जैसे कि हमने बात की ना कि वुमेन्स के बारे में कि क्या वो अच्छी लीडर बन सकती हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि आप बताएं जी लोगों का क्या नज़रिया है औरतों को लेकर, तो आप सिंपल पॉइंट लिखोगे। कुछ बिलीफ हमारे पास इस तरह है कि सम वुमेन्स का जो है वो सिंपल घर में रहती हैं, उनका आउटसाइड दुनिया में कोई काम नहीं होता। लाइक ये कहा जाता है कि औरत जो है वो घर में रहने के लिए बनाई गई है, वो
सर्व करेगी फैमिली को। गर्ल्स जो होती हैं उन्हें बड़ा ही इस तरह किया जाता है कि वो अच्छी हाउस वाइफ साबित हो सकें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बहुत सारी लड़कियां औरतें जो होती हैं उनके पास जो उन्हें सक्सेस आउटसाइड ऑफ वर्क के लिए जो चीज़ ज़रूरत है, जिसमें कामयाबी ज़रूरत होती है बाहर की दुनिया में रहते हुए, वो उस स्किल्स को अचीव नहीं कर सकती। सेकंड आपके पास आता है कि वुमेन कैन नॉट बी लीडर। कहा जाता है कि औरतें लीडर नहीं होती, सिंपल मैन ही होते हैं जो लीडर होते हैं, लीड करते हैं। तो हम फैमिली में देखें तो हम देखते हैं कि मैन जो होता है वो हेड ऑफ फैमिली होता है, औरतें उन्हें फॉलो कर रही होती हैं। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए कि गर्ल्स जो थे वो सोशलाइजेशन की तरफ चली गई। लाइक वो गुड हाउस होल्ड स्किल्स तो थी, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और पब्लिक डीलिंग औरतों को नहीं आती, लड़कियों को नहीं आती। फिर है जी वुमेन कांट मैनेज लार्ज स्केल पॉलिटिकल एक्टिविटी। कहा यह जाता है कि औरत जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वो कभी भी हैंडल नहीं कर सकती औरत जो है वो लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ को। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आए कि वुमेन जो थी पॉलिटिकल वर्कर को हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स होती है। लाइक वो सिंपल ऑर्गेनाइज कर रही होती है, वो वोटर्स को इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन वो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही होती। वुमेन लैक इमोशनल स्टेबिलिटी। कहा जाता है कि औरतों के पास इमोशनल स्टेबल नहीं होता, वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, वो उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती उनकी सोचों के अंदर, जैसे कि लीडर के अंदर होनी चाहिए। इसका नतीजा क्या हुआ कि वुमेन्स को वो टास्क ही नहीं दिए जाते जिनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर हम देखें वर्कर और मेंबर्स के, अगर पार्टी की बात करें तो मेल मेंबर्स को प्रेफर किया जाता है हर डिसीजन के अंदर ओवर फीमेल। वो फिर जी आपके पास एक और बिलीफ आया कि वुमेन कैन बी इजीली इंटीमिडेट बाय द ओपोनेंट। कहा जाता है, एक परसेप्शन है कि वुमेन वर्कर जो है वो आसानी से इंटीमिडेट हो जाती है बाय द ओपोनेंट। तो इसलिए वुमेन को हम कभी पॉलिटिकल कैंपेन मतलब अच्छे तरीके से रन नहीं करवाई जा सकती, यानी कि औरत नहीं कर सकती। मैन जो होते हैं वो ब्रेव होते हैं, वो डेयरिंग होते हैं, सो इसलिए वो ये सारे काम कर लेते हैं। फिर है जी आपके पास वुमेन बिलीफ अबाउट सेल्फ। अब सोशलाइजेशन की वजह से ना और लड़कियां जो होती हैं ना वो ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर चैलेंजेस हो रहे होते हैं ना वो उनसे भागती हैं, बिकॉज वो समझती हैं कि मर्द जो हैं वो कैपेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो गुड तरीके से हैंडल कर सकते हैं चैलेंजेस को। औरतें नहीं कर, वो उनका अपने बारे में यकीन होता है कि हम नहीं कर सकते। फिर जी आपके पास आता है चेंजिंग बिलीफ। अब अगर हम पॉलिटिकल परसेप्शन की बात करते हैं तो वो चेंज हो रहा है वुमेंस को लेकर। बहुत सारी वुमेंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि वो एक्सीलेंट रोल मॉडल हैं दूसरी औरतों के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है, इसमें हमारे पास कुछ वुमेन्स एंड पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं आपके पास। इसमें अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस में औरतों को लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि हर एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी होनी चाहिए लड़कियों के लिए। एम्पावरमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए गर्ल्स वुमेन्स के लिए। लीगल राइट्स अवेयरनेस होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज कमिटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर हम इंक्रीज करते हैं परसेप्शंस को वुमेन पार्टी वर्कर की तरफ से। इसमें हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलते हैं जो मोबिलाइज कर रही होती हैं, ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं वुमेन को एट ग्रास रूट लेवल। तो ये था जी लेक्चर नंबर 36। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से लेक्चर नंबर 37 को करते हैं स्टार्ट। 37 है आपके पास जेंडर हेल्थ। जेंडर हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ क्या है, क्वेश्चन आता है आपके पास व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आप कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग होते हैं। आपके पास कोई डिजीज़ नहीं होती, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार होते हैं। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की तो हम देखते हैं कि हेल्थ जो है वो अंडरस्टूड है एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, बट होता क्या है कि हम इसे इनकम्पास करते हैं हर एस्पेक्ट्स पर। जैसे हम देखते हैं कि हेल्दी पर्सन जो है वो इंजॉय करता है होलिस्टिक सेंस को, फिजिकल साइकोलॉजिकली और सोशली। हेल्थ जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट है। अगर हम हेल्थ को बात करते हैं जेंडर इश्यूज में तो हम देखते हैं कि बहुत मुख्तलिफ से तरीके हैं जिनमें देखा जाता है कि हेल्थ जो है वो जेंडर इशू रिलेटेड है। अगर हम मैन और वुमेन को कंपेयर करते हैं तो हमारे सामने आता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिफरेंट है। इंसिडेंस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ में भी डिफरेंट ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी औरतों के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग बीमारियां हैं। दोनों के रिस्क फैक्टर डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ
कहते हैं कि रिस्की बिहेवियर शो करते हैं। सिग्निफिकेंट हेल्थ केयर अगर देखी जाए तो वो फैमिली में भी डिफरेंट होती है। फैमिली जो होती है वो मेल और फीमेल मेंबर्स को डिफरेंट स्पेंड मतलब उसमें इन्वॉल्व होती है, वो उनकी टेक केयर भी डिफरेंट तरीके से कर रही होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो वर्ल्ड हेल्थ और स्टैटिक्स ओवरव्यू हुआ था 2019 के अंदर, उसने मॉनिटर किया था हेल्थ को एसडीजीसी के अकॉर्डिंग, जिसमें बताया गया था कि जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से आउटकम डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल देते हैं तो गर्ल्स जो हैं उनके पास एडवर्स हेल्थ रिस्क होते हैं जिनके नतीजे में वो अर्ली प्रेगनेंसी की तरफ चली जाती हैं, लाइक उसमें वो बिकॉज वो चाइल्ड मैरिज की तरफ हो रहा होता है। तो मैन और वुमेन को अगर हम बात करते हैं तो वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट रिस्क ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज इलनेस, बिकॉज क्योंकि जेंडर बेस्ड डिवीजन हो रही होती है लेबर्स के दौरान। फिर जी आपके पास एक आता है कि हु ने स्टेट किया था 10 फैक्ट्स जिसमें वुमेन हेल्थ को इंडिकेट किया गया था। अब वो 10 क्या थे? टोबैको को कहा गया था कि यंगर वुमेन के अंदर देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो औरतें जो हैं वो टोबैको की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। अगर सब सहरान अफ्रीका की तरफ बात की जाए तो वहाँ पे HIV इंक्रीज़ हो रही है फीमेल्स के अंदर, इसमें सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, जिसमें वायलेंस फॉर वुमेन आ रहा है। अब वायलेंस जो अगेंस्ट वुमेन है वो वाइड स्प्रेड कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अभी हमने स्पेसिफिक बात की थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर यंगर वुमेन जो है वो टोबैको की तरफ जा रही हैं। फिर हमने बात की कि सब सहरान अफ्रीका के अंदर फीमेल्स जो हैं वो HIV की तरफ जा रही हैं, यानी कि एड्स की तरफ जा रही हैं। फिर वायलेंस की बात की गई तो पता चला कि दुनिया भर में औरतों के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा होता है। इसमें डिक्लाइन हो रहा होता है अर्ली मैरिज का, बट स्टिल द रेट इज़ वेरी हाई। मेजॉरिटी जो एडल्ट मदर्स की है वो डेवलपिंग कंट्रीज में पाई जाती है। 99% जो मिटरनल और 90% न्यू नेटल मोर्टेलिटीज़ जो हो रही होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हो रही होती हैं। अगर वुमेन्स की बात की जाए तो वुमेन्स की अर्निंग जो होती है वो मतलब अर्निंग एंड इनकम वो हायर लाइवलीहुड कंसिडर की जाती है। लाइक इसमें कहा जाता है कि इंसेक्टिसाइड ट्रीट किया जाता है फैमिलीज़ के अंदर औरतों को। फिर जी आपको बताते हैं कि जो रिस्क है कोविड का यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये 50% हाई होता है वुमेन्स के अंदर। इसकी मेजर रीज़न क्या होती है? क्योंकि औरत जो होती है वो एक्सपोजर कर रही होती है स्मोक से ड्यूरिंग इंडोर कुकिंग ऑन ट्रेडिशनल स्टोव, यानी कि वो धुएं से काफ़ी मुतासर हो रही होती है। अब विजुअल इम्पेयरमेंट औरतों के अंदर हाई होती है। जेंडर डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे रिपोर्ट किया गया था, ये हायर था इन केस ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। तो बॉयज़ को कहा जाता है कि बॉयज़ एट बर्थ आर एक्सपेक्टेड टू लिव फीवर देन द गर्ल्स। फिर जी इसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रमोशन डिजीज़ प्रिवेंशन फॉर वुमेन्स। तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले रीज़न जिसके नतीजे में हेल्थ को एक्स्ट्रा केयर कवरेज की ज़रूरत होती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं वुमेन्स की तो हम देखते हैं कि वुमेन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस करती है। एक हेल्दी मदर ही हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है, तो इम्पॉर्टेंट है कि औरत की हेल्थ का ख्याल रखा जाए। रिस्क ऑफ डिजीज़, रिसर्च ने साबित किया कि जो औरत है वो ज़्यादा शिकार होती है डिजीज़ की, जैसे कि HIV हो गया। ये जो होता है कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो अर्ली डायग्नोज हो जाती हैं अर्ली स्टेज पर, लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो ऐसी डायग्नोस्टिक भाई और ट्रीटमेंट फैसिलिटेट जो होता है वो हेल्प करता है हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम कर होता है हेल्थ इश्यूज़ को। वुमेन डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वुमेन्स जो होती हैं वो घर का हाउस होल्ड काम कर रही होती हैं, लाइक वो यंग चिल्ड्रंस को देख रही होती हैं, ओल्ड रिलेटिव्स का भी ख्याल रखना औरतों की जिम्मेदारी होती है। जिसमें हम देखते हैं कि अगर औरत वर्क कर रही है आउटसाइड होम तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। सो होता क्या है कि उसकी हेल्थ जो होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हो जाती है। फिर स्टीरियोटिपिकल बिलीफ अबाउट वुमेन हेल्थ, अगर हम देखें तो इन पाट्रियार्चल सोसाइटीज़ जो वुमेन हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती बनिस्बत मर्दों के, यानी कि औरतों को निगलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से डाइटरी हैबिट और पुअर न्यूट्रिशन और होता है लड़कियों के पास। तो वुमेन जो होती हैं वो अपनी हेल्थ को चार्ज नहीं कर सक रही होती। तो होता क्या है कि वो पोस्टपोन डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह करने से उनकी डिजीज़ सीरियस प्रॉब्लम चेंज हो जाती है और वो ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। जेंडर एंड हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट,
आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए तो वुमेन को वर्क प्लेस में एम्पावरमेंट दी जा रही है, उसे वर्क पहले फोर्स किया जा रहा है, लाइक वो हेल्थ फिटनेस और वो समझ रही है औरत के बहुत इम्पोर्टेंट है, सो वो इनकी तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रही है। टॉपिक 160 है जेंडर एंड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी है क्या? मोर्टेलिटी है डेथ। मोर्टेलिटी रेफर टू डेथ। ये वो टर्म है जिसे यूज़ किया जाता है किसी भी लार्ज ग्रुप के, लाइक इसमें टॉकिंग अबाउट डेथ इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पॉपुलेशन। मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखें ना तो हमारे सामने आता है कि मोर्टेलिटी रेट जो है ये एक ऐसी परसेंटेज है जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ डेथ को हम परसेंटेज निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ ओवर द पॉपुलेशन साइज। यानी फॉर एग्जांपल एक्स थाउजेंड है तो हम इसमें गिवन पीरियड ऑफ टाइम को देखते हैं, यानी यूजली ईयर के हिसाब से लेके चलते हैं। अब जब जेंडर डिफरेंस की हम बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट को देखकर तो हमारे सामने आता है कि ग्लोबल स्केल के ऊपर बॉयज़ अगर उनके एट बर्थ बात की जाए तो वो 69.8 ईयर तक जिंदा रहते हैं। तो गर्ल्स की बात की जाए तो उसकी एक्सपेक्टेंसी जो है वो बेसिकली 74.2 ईयर होती है, यानी कि एट द एज ऑफ 60 द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हायर फॉर वुमेन 21.9 ईयर, अगर हम 19 में ईयर के मैन की बात करते हैं तो। अब जब हम बात करते हैं फुल हेल्थ की तो वो उसमें देखा जाता है हायर होती है वुमेन के अंदर बनस्पत मर्दों के अंदर। बायोलॉजिकल बिहेवियर रीज़न, बायोलॉजिकल और बिहेवियर रीज़न के अंदर अगर हम देखें तो वुमेन जो है वो नेचुरल प्रोटेक्शन रखती हैं अगेंस्ट हार्ट डिजीज़ टिल मेनोपॉज। लाइक वुमेन्स के पास प्लस पॉइंट और होता है, जब मेनोपॉज और होते हैं उनकी वजह से वो उनके पास हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता। हमने जब बात की कि आफ्टर मेनोपॉज तो जो रिस्क होता है ना हार्ट प्रॉब्लम का वो मैन और वुमेन के एक जैसा हो जाता है। तो अगर हम बात करें मेल और फीमेल की तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ जो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि स्ट्रोक्स की वजह से हो रही होती है। इसमें बिहेवियर फैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें असरअंदाज हो होते हैं। मेन जो होते हैं वो स्मोक करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं और हायर क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो हो क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर होता है वो रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज़ तरफ जाता है। लाइक वो कुछ मैन जो होते हैं वो कैंसर की तरफ चले जाते हैं, कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं, किसी के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाता है। फिर जी इसके बाद आपके पास इम्पोर्टेंट है अल्कोहल यूज़ मे बी कनेक्टेड विद मैनी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। अभी हम लोग देखें ना तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे होते हैं जिसमें मौतें हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जो था वो नशे में था, तो नशे की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैन जनरली पोस्टपोन सीकिंग मेडिकल कंसल्टेशन मेडिकल एड। अब होता क्या है कि कंसल्टेशन नहीं कर रहे होते हैं मैन जो होते हैं वो इतना ज़्यादा खुद पे फोकस नहीं करते, वो कहते हैं कि हम तो बीमार हो ही नहीं सकते। सो इस वजह से क्योंकि हम मस्कुलाइन हैं सो हम हमें कोई बीमारी कुछ नहीं कह सकती। होता क्या है कि वो बीमारी वर्स्ट फॉर्म में चली जाती है। टॉपिक 161 है जेंडर एंड मोर्टेलिटी इन वर्ल्ड। अगर हम देखें हु की तरफ से तो मैन और वुमेन को अगर हम डिजीज़ देखें तो हमारे पास आती है स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अल्जाइमर डिजीज़ और अदर डेमेंटीज़। फिर है जी ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग कैंसर, डायबिटीज़ मेल्टस, रोड इंजरी, डायरल डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस। अगर हम काज ऑफ डेथ के देखें फीमेल को जो डिजीज़ जिनकी वजह से लाइक औरतों की डेथ हो जाती है वो है आस्मिक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ है, अदर डेमेंटीज, डायबिटिक्स मेलिटस, डायरल डिजीज़, ब्रेस्ट कैंसर डिजीज़, किडनी डिजीज़। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो उनमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास रोड इंजरी एक एक्स्ट्रा आ जाती है। इसमें क्राइसिस ऑफ लिवर की बात की जाती है, ट्यूबरकुलोसिस वहाँ भी होता है और डायबिटिस मेलिटस भी होता है। बाकी सेम है आपके पास, आपको सिर्फ 3 एक्स्ट्रा याद रखने होंगे। फिर है जी हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो है स्टैटिक्स की। अगर हम बात करें तो टॉप 10 लीडिंग काजेज होती हैं डेथ की पाकिस्तान के अंदर। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अच्छा याद रखिएगा MMR स्टैंड फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हाई है। लास्ट 30 ईयर के अंदर हम देखें तो ये डिक्रीज़ हुआ था मैटरनल मोर्टेलिटी, ये मूव डाउन हुआ था 431 डिवाइडेड बाय 100,000 लाइफ बर्थ टू 171 100,000 लाइफ बर्थ।
यानी कि यहाँ पे हमें पंजाब जेंडर पैरिटी रिपोर्ट बताई गई थी। इसमें हम स्टैटिक्स देखें ना औरतों के मतलब पाकिस्तान में डेथ के, तो वो आपके पास 2012 के हिसाब से आता है। इसमें डिजीज़ हार्ट डिजीज़ होता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और होता है, स्ट्रोक और होता है, प्रीटर्म बर्थ कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, डायरियल डिजीज़ हो रही होती हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो रहा होता है, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा होता है, बर्थ एप्रेसिया और ट्रोमा हो रहा होता है, नियोनेटस स्पेसिस हो रहा होता है, इन्फेक्शन होता है, डेविल्स मेल्टिस हो रहा होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब जी हम जाते हैं जेंडर और हेल्थ पार्ट 2 38 लेक्चर की तरफ। इसमें हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस इम्प्रूविंग वुमेन हेल्थ को। जब हमने बात की कि औरतों को इतने ज़्यादा मसाइल का सामना है, अब होता क्या है कि अगर हम उनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दें, तो औरत क्या होती है कि वो अच्छी तरफ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है कि अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वुमेन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के अंदर होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं तो। यानी कि उन्हें मैनेज करना होता है अपने हाउस को, हाउस होल्ड को, जॉब को, चाइल्ड केयर को, चिल्ड्रन एजुकेशन को। इवन शी वॉज लुकिंग ओल्डर अडल्ट, तो हो क्या रहा होता है कि औरत के पास हाई स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ जाती हैं, तो वो क्या करती है अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देती है। एक स्टीरियोटाइप परसेप्शन है ब्यूटी की। कहा जाता है कि औरतें जो होती हैं वो वेट कॉन्शियस होती हैं। बहुत सारी यंग लड़कियाँ या यंग वुमेन जो होती हैं वो डिप्राइव कर लेती हैं खुद को, बिकॉज दे आर एसेंशियल न्यूट्रिशंस को, बिकॉज वो समझती हैं कि उनकी जो हेल्थी बॉडी है वो अच्छी रहनी चाहिए, यानी कि वो खुद को स्लिम स्मार्ट करना चाह रही होती हैं। फिर जी हमारे पास एक और आता है वर्क प्लेस स्ट्रेस, जिसमें ये एक और एडिशनल रिस्क है जिसमें हरेसमेंट हो रही होती है वर्क प्लेस के ऊपर। अब होता क्या है कि ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल थ्रेट दोनों फील कर रही होती हैं। औरत जो होती है डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार भी हो रही होती है, सो वो हाइजीन कंडीशन को निगलेक्ट कर रही होती है, जो कि औरतों या लड़कियों पर काफ़ी नेगेटिव अफेक्ट कर रहा होता है। वुमेन हेल्थ और न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था कि औरतों को अपने ख्याल रखना चाहिए खाने का। और आजकल के दौर पे अगर देखा जाए तो मीडिया कैंपेन और स्कूल कैरिकुला के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये बातें की गई हैं कि कौन सी चीज़ें औरतों को खानी चाहिए और न्यूट्रिशन के बारे में। ईटिंग डिसऑर्डर देखें एज अ जेंडर इशू, तो हम देखते हैं ओबेसिटी और वेट कंट्रोल। अगर हम देखें ना कि आजकल जो है वो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है मेजर किलर्स की, लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, जिसमें हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। लोगों को अब ज़्यादातर पता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह बढ़ा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं रियलाइजेशन की कि जो ओवर वेट होता है वो बहुत बड़ा रिस्क है और ये लोगों को आज पता है, सो वो कंसर्न करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी ओबेसिटी को, मैनेज कर रहे हैं अपने वेट को। जेंडर ओबेसिटी और ईटिंग डिसऑर्डर को देखा जाए तो ओबेसिटी जो है देखें, किसी की भी ज़िंदगी में अगर वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो उसे कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारी की तरफ लेके जाता है। अगर ये ग्रेटर इशू है इन केस ऑफ मैन, गर्ल और वुमेन, तो इसमें स्टीरियोटाइपिकल परसेप्शन होता है कि ये आइडियल वेट है। लेकिन देखिए सोसाइटी में देखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस स्टैंडर्ड्स पाए गए हैं मैन और वुमेन को लेकर। लाइक एक्सेस वेट जो होता है वो मेन को इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन औरतों का नहीं किया जाता। औरतों को क्या कहा जाता है कि वो आइडियल स्टैंडर्ड को मीट करें। लाइक अगर मर्द मोटा है तो इट्स ओके, लेकिन औरत मोटी है तो वो बहुत बुरी ये लग रही है। सो होता क्या है कि औरतों पे प्रेशर आ जाता है, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं। जो आप लोग कहते हैं ना डाइटिंग कर रही हैं, तो वो डाइटिंग तरफ बढ़ जाती हैं। सो होता क्या है कि बहुत सारे डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें आपके पास एक आता है एनॉक्सिया नर्वोसा, सेकंड वन है बुलिमिया नर्वोसा। एनॉक्सिया नर्वोसा क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ड्रास्टिकली आप फूड को कर्टेल कर देते हो, उसके इनटेक को। आपकी इंटेंशन क्या होती है? आप वेट को लूज़ कर रहे हो। एनोरेक्सिक पर्सन जो होता है वो बॉडी वेट को मेंटेन करता है 15% बिलो, जो कि उसका एक्चुअली पर्सन वेट होता है। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपने वेट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। लाइक वो ओवर वेट नहीं होना चाह रहे होते हैं, मतलब ऐसे जो होते हैं वो वेट को बस गिराना चाहते हैं अपने ओरिजिनल वेट से। तो वो क्या करते हैं बीएमआई की तरफ चले जाते हैं, जो कि 17.5 हमारे सामने आता है। एनोरेक्सिया जो है वो एक इज नॉट एन हैप्पी एट और अबव नॉर्मल वेट पर्सन हाइट और एज। अब इससे होता क्या है कि इंसान के अंदर एक फियर पैदा हो जाता है, अगर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो मैं मोटा हो जाऊंगा। सो ये जो फियर होता है कि एक बीमारी की तरफ लेके चलता है।
औरत जो होती है अपना वेट अंडर वेट होती है, लेकिन उसे फील हो रहा होता है कि वो अपना वेट गिरा नहीं रही, सो वो और भी ज़्यादा टेंशन में चली जाती है। तो हम इसे कहते हैं कि ये अनॉक्सिया नर्वोसा है। फिर है जी बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया जो है ये डिफर है अनोरेक्सिया के। लाइक इसमें हम इन टर्म ऑफ ईटिंग पैटर्न की बात करते हैं तो हम अपोज करते हैं स्टारवेशन को, जैसे कि अनोरेक्सिया में और होता है। बुलिमिया जो होती है इसमें हम वर्किंग और ब्रिंगिंग फूड की तरफ जा रहे होते हैं। हम इसमें मेन कंसर्न दोनों का एक ही होता है कि बॉडी को वेट लॉस करना है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, फूड कंज्यूम को हम उससे निजात हासिल कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इंसान जो ज़्यादा फूड खा रहा होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी इस ख्वाहिश को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम इसमें सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग की तरफ जाते हैं। फिर जी उसके पास लैक्सेटिव और ड्यूरेटिक एनमस और अदर मेडिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ताकि उनका खाना पीना हजम हो सके। फिर जी ईटिंग डिसऑर्डर एंड द रोल ऑफ मीडिया देखा जाए तो आजकल मीडिया जो है बहुत इन्हांस हो गया है। मीडिया ने बहुत सारी कंपेन्स चलाई जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरह आप खुद को स्मार्ट दिखा सकते हो। अब इन कंपेन के अंदर कुछ इस तरह हुआ कि मैगजीन हो गए, टीवीज़ हो गई, सिनेमा हो गया, लड़कियां दिखाई गई जो बहुत पतली होती हैं। अब जो मोटी और लड़कियां होती हैं ना, वो उन जैसा बनने के लिए फिर बहुत सख्त मेहनत करी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो मेडिसिन लेना शुरू कर देती हैं ताकि वो कमज़ोर हो सकें। HIV एड्स एज ए जेंडर इशू। अब हु फैक्ट फाइल में बताया गया था कि जो HIV एड्स है वो बहुत क्लियर ग्लिम्स है कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ अफेयर जो हो रहा होता है ना, जिसकी वजह से परटेन हो रहा है HIV एड्स। HIV एड्स जो है ये वर्ल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम चैलेंज है दुनिया के अंदर। लाइक इसमें हम बात करें कि बहुत लो और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं इसका शिकार हो जाती हैं। इसमें ART थेरेपी हो रही होती है, लाइक जिसमें जो कि काफ़ी बड़ी रीज़न होती है HIV पॉजिटिव पर्सन के लिए कि वो ज़्यादातर ज़िंदगी गुजार सकता है। बट होता क्या है कि ART के बाद जो वायरस होता है उसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। HIV एड्स जो होता है ये मेजर काज है डेथ की ग्लोब ऑफ, अगर मैनी पार्ट ऑफ ग्लोब अगर बात की जाए, और ये डिकेड से चला आया है। HIV जो होता है उनके लाइफ स्टाइल जो होता है रिलेटेड कंडीशंस के साथ चल होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो रहे होते हैं। HIV है क्या? HIV का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरल एजेंट है जिससे जो कि रेट्रो वायरस की वजह से हो रहा होता है। एड्स जो है ये रेफर करता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में, हाँ, एड्स एक ऐसी डिजीज़ है जो HIV की वजह से हो रही होती है। इसमें नेसेसरी नहीं होता कि आप हर HIV पॉजिटिव पर्सन जो होता है वो डेवलप करे एड्स को। HIV पॉजिटिव पर्सन जो होता है वो खुद भी अवेयर नहीं होता कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो खुद भी उसे नहीं पता होता कि वो HIV पॉजिटिव है। एड्स जो होता है वो डेवलप होता है एट द टाइम जब HIV कॉन्ट्रैक्ट करता है। लाइक इसमें हम कह सकते हैं कि अगर HIV पॉजिटिव पर्सन जो है कुछ अर्से के लिए पावर में चल जाता है, लाइक इसमें वो पर्सन विद एड्स, तो इसके जो सिंगल सिम्टम्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो करेक्टराइज कराई जाती हैं एड्स के साथ। लाइक कहा जाता है कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स पाए जाते हैं। इंसान जो एड्स का शिकार हो जाता है उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से HIV डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है आपके सेल्स को, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा होता है। माइनर इन्फेक्शन जो होता है वो ग्रेट हार्म की तरफ लेके चला जाता है, क्योंकि आपके पास इम्यून सिस्टम नहीं रहा। HIV डायरेक्ट जाके आपके इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है, उसे तोड़ देता है, उसे खा जाता है। तो आप ज़रा से भी बीमार हो गए, ज़रा से इन्फेक्शन होगा तो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। HIV एक वायरस है जिसे हम कहते हैं रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, इंजेक्ट करता है खुद को होस्ट सेल के अंदर। यानी कि होता क्या है कि एक अगर आपके जेनेटिक वर्किंग सेल के ऊपर एक HIV का आ चुका है ना वायरस, तो वो क्या करेगा, वो सेकंड्स के अंदर रेप्लिकेट करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा अपने जैसे बहुत सारे इन्फिनिट न्यू सेल्स को। तो होता क्या है, जैसे ही HIV इंटर होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो इन्वेट करता है T सेल को। HIV जो होता है बेसिकली T सेल पे हो रहा होता है, और ये इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो इनकॉपरेट करता है आपके जेनेटिक मटीरियल्स के अंदर, यानी आपकी सेल्स के साथ। वो फिर स्टार्ट कर देता है उन्हीं होस्ट सेल को खाना, यानी उन्हें डिस्ट्रॉय करना।
उनकी एबिलिटी मुतासर करना। टी सेल जो है ये बेसिकली बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर। ये अटैक करता है सेल्स को, जिसके अंदर फिर वो क्या करता है कि जैसे ही उसे अटैक करता है वो रिलीज करता है एनके सेल। HIV जो होता है वो लेटेंट रहता है, वो डोमिनेंट हो जाता है बॉडी के अंदर कुछ टाइम के बाद। और होता क्या है कि वो अपने इतने ज़्यादा रेप्लिकेट तैयार कर देता है, टी सेल आपके अंदर इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आपकी डेथ हो जाती है। अभी तक हमने देखा कि जो HIV एड है, तो एड्स है वो बेसिकली एक वायरस की वजह से। याद रखिएगा वायरस कभी ख़त्म नहीं होता। आप जितना मर्जी उसके लिए कर लो, मतलब उस पर आप आग जला लो, हर चीज़ का। वायरस एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि ये रेट्रो वायरस कहलाता है। रेट्रो वायरस जो है ये टी सेल को रिलीज़ करता है। टी सेल जो है वो काफ़ी हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। HIV जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, होते साथ ही वो अपने जैसे बहुत सारे इन्फिनिट सेल्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। वो किसी भी होल सेल पे जाके बैठता है, बैठते साथ ही वो वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है, अपने जैसे बेइंतहा पैदा कर देता है। अब होता क्या है, वो जब सारी चीज़ें आ गई तो हुआ क्या कि उन्होंने आपके सेल को डैमेज कर दिया, उसे खा लिया। तो इस वजह से ये बीमारी आपको मौत तक ले जाती है। अगर मेजर मोड देखे जाए इसके ट्रांसमिशन के, तो है होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो जाता है, कभी कभी इंट्रावेनस ड्रग यूज़ करने की वजह से भी हो जाता है। यानी इन्फेक्टेड सिरिंजेस आप यूज़ कर रहे होते हो, IV आप ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हो ना। अब वो जो नशेई लोग एक दूसरे की सिरिंजेस लगा रहे होते हैं, उससे भी ये एड्स फैलने की बीमारी हो सकती है। HIV मदर अगर बेबी को बर्थ देती है ना, तो ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस भी ये बीमारी बच्चे तक मुंतकिल हो जाती है। अब अगर इसकी जेंडर की बात करते हैं, तो HIV एड रिस्क जो है ये इसमें लाइकलीहुड HIV इन्फेक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें डिफरेंस पाया जाता है। सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल 2003 के अंदर USA ने बताया था कि इसकी कॉमन ट्रांसमिशन जो हो रही है वो मैन और वुमेन के दरमियान हो रही है। इसमें कुछ जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर हम मर्दों की मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फॉर मैन देखें, तो ये हमारे पास आता है होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़, ये 21% है। फिर हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट और फिर ट्रांसफ्यूजन अंडर डिटर्मिनेंट। वुमेन्स की बात की जाए तो ये भी इंजेक्ट करती हैं ड्रग यूज़ को। हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट और होता है, ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, अंडर डिटर्मिनेंट होते हैं। फर्दर इसमें वही सारी चीज़ जो डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। ड्रग यूज़ देखिए, जब जेंडर्स की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ड्रग यूज़ और अब्यूज़ में जेंडर डिफरेंस पाया जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, ये मेन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, एज वेल एज वुमेन भी इसे यूज़ कर रही होती हैं। तो जो यूज़ पैटर्न होता है वो जेंडर डिफरेंट होता है। जेंडर डिफरेंस जो है वो मोबिलिटी रेट्स को कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि यूज़ जो है वो कितना एविडेंट है। अल्कोहलिज्म जो है ये सिग्निफिकेंट हायर होता है अमंग मैन। बहुत सारे मैन जो होते हैं वो शराब यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर एज़ कम्पेयर टू वुमेन। वुमेन जो होती हैं वो मेटाबोलाइज करती हैं अल्कोहल को डिफरेंटली दैन मैन। दे सफ़र मोर फ्रॉम इट्स एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट। औरतें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं इसके एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट से। उनकी ड्राइविंग अगर बात की जाए ना, वो इम्पेयर्ड क्विकर हो जाती है, जल्दी वो मदहोश हो जाती हैं। यानी कि औरत अगर शराब पी रही है तो वो क्या होगा, उस पर बहुत तेज़ी से असर करेगा। अब ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से क्या बीमारी आ सकती है? आपका लिवर डिजीज़ हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लाइक आप सोच समझ नहीं रख सकते हो। फैटी अल्कोहल सिंड्रोम जो होता है ये आपके पास आता है इन्फिनिट के अंदर। लाइक इसमें लो बर्थ वेट होता है। बच्चा जो होता है वो जब पैदा होता है उसका वेट कम होता है। उसमें कॉग्निटिव हार्ट डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो रही होती है। इसमें अगर हम कंपेयर करें मैन और वुमेन को, तो हम देखते हैं कि ये इसलिए हो रहा होता है कि वो अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं। जब वो स्ट्रेस में होते हैं वो अल्कोहल पीते हैं, तो इस वजह से ये बीमारी बच्चों पर मुंतकिल हो जाती है। फिर है जी आपके पास जेंडर गैप एंड मॉर्बिडिटी। तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें ये डिक्रीज और होता है वुमेन्स के अंदर, क्योंकि वो रिस्क हेल्थ इंडगर कर रही होती हैं बिहेवियर को। वे फॉरवर्ड में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक्टिव रोल ऑफ मीडिया एंड हेल्थ कैंपेन, लॉ ऑफ प्रोहिबिशन एंड हार्मफुल सब्सटेंस। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।